कक्षा 10वीं में पढ़ाने वाले सभी अध्यापक साथियों को और पढ़ने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उसके प्रारूप के बारे में। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे व्याकरण खंड के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अलंकार संबंधी प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहला अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। ये 7 अलंकार जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये सातों अलंकार परीक्षा पत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2017 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अलंकार से संबंधित, वो इन सातों अलंकारों में से आपको मिल जाएंगे जब आप कोई मॉडल टेस्ट पेपर या पिछले वर्षों का जो प्रश्न पत्र है उसको उठाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार, एक जैसे वर्ण बार बार आएंगे, यानी इसकी ये पहचान हो गई। और उदाहरण बिल्कुल सरल उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यानी कि र की और प वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार है? वो अनुप्रास अलंकार है। उसके पश्चात अगला है यमक अलंकार। 2 एक जैसे शब्दों का प्रयोग किंतु उसका अर्थ भिन्न, यानी कि दोनों शब्द एक जैसे हैं किंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं। इसके लिए उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे घटा शब्द जो है वो 2 रूपों में प्रयोग हुआ है। एक घटा का अर्थ है बादलों का उमड़ना और दूसरा है घटा का अर्थ कम होना। तीसरा श्लेष अलंकार, किसी एक ही शब्द प्रयोग पर 2 भिन्न भिन्न अर्थ चिपके हों। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। जब एक ही शब्द पर 2 भिन्न भिन्न अर्थ चिपके हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वो श्लेष अलंकार की परिभाषा बनता है। तो पानी के 3 अलग अलग अर्थ आपको इस उदाहरण में मिलेंगे, चमक, इज्जत और जल। देखिए रहीम जी का ये दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो ये 3 परिस्थितियां हैं। इन तीनों परिस्थितियों में जो जल का यानी कि पानी का अर्थ है वो 3 संदर्भों में है। मोती के लिए वो चमक के रूप में है, मानस के लिए वो किस रूप में है? इज्जत के रूप में है, और चूर्ण यानी कि आटे के लिए वो किस रूप में है? वो जल रूप में है। इसके पश्चात उपमा अलंकार, उपमेय की उपमान से तुलना। बस इतनी परिभाषा अगर आप याद कर लेते हैं तो ये पर्याप्त है परीक्षा पत्र के अनुसार उसका उत्तर लिखने के लिए। उपमेय की उपमान से तुलना, और इसकी पहचान बड़ी सरल है। आपको वाचक शब्द मिलेंगे सा, से, सी, सरिस। ये वाचक शब्द आपको इसके अंतर्गत प्रयोग करने हुए मिलते हैं, जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर। तो ये सा वाचक शब्द इसकी पहचान है, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर मुख की जो तुलना की गई है, यानी कि उपमेय की जो तुलना की गई है मुख की, वो किसके साथ की गई है? चंद्रमा के साथ की गई है, उसकी सुंदरता के साथ की गई है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये किसका उदाहरण है? ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। इसके पश्चात अगला है रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय और उपमान में अभेद हो जाए। अभेद का मतलब है जिसको पहचान पाना मुश्किल हो कि उपमेय उपमान की प्रशंसा कर रहा है या उपमान उपमेय की। तो इसमें जब हम इसका भाव देखते हैं तो हमें रूपी शब्द देखने को मिलता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है। कई बार परीक्षा पत्र के अंदर आपको क्या मिलता है, उसमें आपको ये उदाहरण ही दे देता है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, कि ये रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें क्या है? चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण। इसके पश्चात अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमेय की उपमान में कल्पना या संभावना की जाए। देखिए उपमा अलंकार में क्या था? तुलना। इसमें क्या था? अभेद। और यहाँ पर क्या है? कल्पना या संभावना। अब जब कल्पना या संभावना की बात आती है तो हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? जानो, मानो, ज्यों, त्यों, जानहूं, मानहूं, ये वाचक शब्द रहेंगे। मुख मानो है चंद्रमा। यहाँ पर क्या था? मुख चंद्रमा सा सुंदर था, लेकिन यहाँ पे माना गया है, कल्पना की गई है कि मुख इतना सुंदर है जैसे कि चंद्रमा। तो मुख मानो चंद्रमा, ये किसका उदाहरण रहेगा? ये उत्प्रेक्षा अलंकार का। और अलंकार के प्रश्नों में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मानवीकरण अलंकार, जिसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि जब प्रकृति के जड़ रूप में
चेतना या मानवीय क्रियाकलापों का आरोप हो। प्रकृति को ऐसे अनुभव किया जाए जैसे कि मनुष्य व्यवहार करता है, तो वहां पर उस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार रहता है? मानवीकरण अलंकार रहता है। तो जैसे आपने कक्षा 9 के अंदर एक कविता पढ़ी थी, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब यहाँ पे मेघ यानी कि बादलों के आने की जो बात है वो किसके साथ तुलना की जा रही है? उनको प्रकृति का जो अंग है मेघ, उसको दिखाया गया है जैसे कोई रिश्तेदार या दामाद। उसके अंदर कल्पना की थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कि मेघ इस प्रकार से सजकर आ रहे हैं जैसे कि कोई रिश्तेदार या दामाद सजकर आता है। तो बादल को सजे धजे रिश्तेदार के रूप में कल्पित किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार बनेगा? तो मानवीकरण अलंकार। अगर आप इन अलंकारों की पहचान यानी कि इसकी परिभाषा और पहचान को ध्यान में रखते हुए केवल इन्हीं उदाहरणों को अपने ध्यान में रख लेते हैं तो परीक्षा में आपके 2 अंक बिल्कुल फाइनल है। इसके पश्चात अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है छंद संबंधी प्रश्न। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 ही छंद हैं, दोहा छंद और चौपाई छंद। दोहा छंद इसकी जो पहचान है, इसके पहले चरण और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो वो पहचान है दोहा छंद की। अब आपने जब ऊपर श्लेष अलंकार के लिए एक उदाहरण याद किया था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस सून, उसी उदाहरण को हम दोहा छंद के लिए भी प्रयोग करेंगे। देखिए वहां पर भी आपको प्रयोग हो रहा है और यहां पर भी आपकी सहायता कर रहा है केवल एक ही उदाहरण। तो रहीमन पानी राखिए, यहाँ पे आपको ये विश्लेषण करना है कि छंद के अंदर क्या होता है। जब वर्णों को गिना जाता है, जो लघु स्वर की मात्राएं हैं उनको इस एक के द्वारा दिखाया जाता है और जो दीर्घ स्वर की मात्राएं हैं उनको इस रूप में लिखा जाता है। तो इस प्रकार रहीमन र ई म न, ये हमारे पास 4 वर्ण हैं। पा नी ये बड़ी मात्रा लगी हुई है यानी कि दीर्घ मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पे हमने इसको इस रूप में लिखा है। इसका जो मूल्यांकन है वो 1 वर्ण के रूप में और इसका मूल्यांकन 2 वर्ण के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार जब आप इसको गिनेंगे 4, 2 6, 2 8, 10 और 1 11 और 2 13, तो ये 13 मात्राएं रहीमन पानी राखिए में हैं। इसके पश्चात बिन पानी सब सून, ये बिन इसके लिए, पानी ये वाला हो गया, सब ये हो गया, सून ये हो गया। तो अब जब इसको गिनते हैं आप 2 4 6 7 8 10 और 11, तो इस प्रकार ये हमारा पहला चरण था, इसके अंदर 13 मात्राएं। ये हमारा दूसरा चरण है, इसके अंदर 11 मात्राएं। तो पहले और दूसरे चरण में हो गई हैं 13 और 11 मात्राएं। इस प्रकार तीसरे और चौथे चरण में भी 13 और 11 मात्राएं हैं। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? दोहा छंद। तो एक बार पुनः इसको देख लीजिए, यह एक वार्णिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो अब बढ़ते हैं चौपाई छंद की ओर। चौपाई छंद की पहचान क्या है? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। तो आपने हनुमान चालीसा सुना होगा या कभी पढ़ा होगा, तो उसकी ये 4 पंक्तियां आपको इसमें काम आएंगी अगर आप इसको उदाहरण के रूप में इसका उल्लेख करना चाहें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये जो छंद है चौपाई छंद, इसके लिए ये उदाहरण आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। तो इसमें भी आप गिनेंगे तो अगर इसको हम गिनते हैं, देखिए 2 3 4 6 7 9, क्योंकि यहाँ पे हमारा संधि व्यंजन है यहाँ पे, और इसके पश्चात न, फिर लघु मात्रा वाले स्वर हैं यहाँ पे सा, ये दीर्घ वाला है, और इसके पश्चात हमारे पास लघु मात्रा वाले स्वर हैं। तो इस प्रकार इनकी गणना जब हम करते हैं 2 4 6 7 9 10 11 12 14 15 16, इस प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा छंद सिद्ध होता है? वो चौपाई। अगर आपने ये 2 उदाहरण तैयार कर लिए, ये परिभाषा तैयार कर ली, तो समझिए आपके 2 अंक जो हैं वो पूरी तरह से निश्चित हो गए हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जो आपके लिए सहायक होंगी जब आप जो 14 अंकों के प्रश्न रहते हैं, 2-2 अंक का जो प्रश्न आपको पूछा जाता है परीक्षा पत्र के अंदर, जिसमें सबसे पहले है शब्द किसे कहते हैं? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द कहलाती है। अब इसका उदाहरण
जितने भी आपके पास परीक्षा पत्र के अंदर शब्द दिए गए हैं वो सारे शब्द के ही तो उदाहरण हैं। आप किसी भी एक उदाहरण को लिख के यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला है पद किसे कहते हैं। जब कोई शब्द व्याकरणिक नियमों से वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, पद कहलाता है। अब देखिए शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द एक स्वतंत्र सार्थक लघुत्तम इकाई है, लेकिन पद एक बंधी हुई जो व्याकरण नियमों से बंधकर वाक्य में प्रयोग की गई है वो इकाई है, तो वो पद है। तो आमतौर पे ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो केवल आप इसको ध्यान में रखते हुए इन परिभाषाओं के साथ इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसके पश्चात पेपर में आता है संज्ञा किसे कहते हैं। ये आप कक्षा 5वीं 6ठी से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। मुख्यतः इसके 3 भेद हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे वो पूछे कि इसके कुल कितने भेद हैं तो कुल भेद इसके 5 बनेंगे, जो कि जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसके पश्चात सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और इसके कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। इसके पश्चात अगला है क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और इसके मुख्यतः 2 भेद हैं। कौन कौन से, अकर्मक और सकर्मक। अ का अर्थ होता है बिना और स का अर्थ होता है साथ। क्रिया का फल जब कर्ता पर पड़े तो वो कहलाता है अकर्मक क्रिया, जैसे बच्चा हंसता है। सकर्मक क्रिया क्या है, जब क्रिया का फल कर्म पर पड़े। राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पर क्रिया का जो फल है वो पत्र पर पड़ रहा है, तो अतः यह किसका उदाहरण हो गया, ये सकर्मक क्रिया का। इसके पश्चात है विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। इसके भेद कितने हैं, 4। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है पद बंध किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शब्द, पद और उसके पश्चात अगला प्रश्न जुड़ता है पद बंध। जब वाक्य के कई पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो वो कहलाता है पद बंध। अब इसके भेद कितने हैं, इसके 5 भेद हैं। पहले हम बात कर रहे हैं संज्ञा पदबंध की। जब एक से अधिक पद जुड़कर संज्ञा का काम करें, यानी कि कई पद जुड़ जाएं और मिलकर किसी संज्ञा का काम कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं संज्ञा पदबंध। जैसे ये वाक्य है, मेहनत करने वाले छात्र, तो आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, ये आपको रेखांकित करके दिया हुआ है, मेहनत करने वाले छात्र। देखिए ये जो रेखांकन है ये कहाँ पर समाप्त हो रहा है, छात्र पर, और हमें पता होना चाहिए छात्र क्या है, संज्ञा है। तो यहां तक ये वाला जो हिस्सा है, ये चारों पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम कर रहे हैं, संज्ञा का, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये संज्ञा पदबंध है। इसके बाद सर्वनाम पदबंध। परिभाषा वही रहेगी, आपको सिर्फ संज्ञा के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग कर लेना है, सर्वनाम का। जब एक से अधिक पद जुड़कर सर्वनाम का कार्य करे तो वो कहलाएगा सर्वनाम पदबंध। जैसे मेहनत करने वाले आप, पहले यहाँ पर किसका प्रयोग था, छात्र, अब इसकी जगह पे किसका प्रयोग किया गया है, आप, तो आप क्या है, सर्वनाम है। तो इस प्रकार ये किसका उदाहरण हो गया, सर्वनाम पदबंध का उदाहरण। मेहनत करने वाले आप हमेशा सफल होंगे, तो ये मेहनत करने वाले आप किसका उदाहरण है, सर्वनाम पदबंध का। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध में क्या है, जब एक से अधिक पद जुड़कर इसका काम कर रहे हैं, विशेषण का। हमें पता है विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। मेरा मित्र नेक और ईमानदार है, तो ये नेक और ईमानदार, ये शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं, मित्र की। तो ये वाला रेखांकित किया हुआ जो पद है, जो पद समूह है, ये कहलाएगा विशेषण पदबंध। इसके पश्चात बढ़ते हैं अगले भेद की ओर, क्रिया पदबंध। जब एक से अधिक पद जुड़कर क्रिया का कार्य करें तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे नाव पानी में डूबती चली गई, तो ये डूबती चली गई, ये 3 क्रियापद थे, लेकिन इनका काम एक ही है, किसके बारे में बताना, एक ही क्रिया के कार्य के बारे में बताना, डूबने के बारे में। तो इस प्रकार ये रेखांकित की हुई जो पंक्ति है ये कहलाएगी क्रिया पदबंध। इसके पश्चात है क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए एक बात ध्यान रखिए, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है
और क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो जब एक से अधिक पद जुड़कर क्रिया विशेषण का कार्य करें, एडवर्ब का कार्य करें, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। वह कोयल सा मीठा गाती है। अब कोयल सा मीठा, ये किसकी विशेषता बता रहा है, उसके गाने की। तो गाती है, तो ये कोयल सा मीठा किसका उदाहरण हो गया, क्रिया विशेषण पदवन का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, वो जो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, वो है विकारी शब्द किसे कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल हमने इसकी सरल बनाने की कोशिश की है। जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदलाव आता है। भेद इसके कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, यानी कि ये चार जो है ये किसके हैं उदाहरण, ये विकारी शब्द के हैं। अब विकारी के आगे जुड़ गया अविकारी। हमने पहले भी बात की थी, अ का अर्थ होता है नहीं। अब जिन शब्दों के अंदर बदलाव आ गया वो तो बन गए विकारी। अब जिनके अंदर लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदलाव नहीं आता वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। इन्हें अव्यय भी कह देते हैं। इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 भेद क्या है, अविकारी शब्दों के हैं। और 10वां प्रश्न है संधि से जुड़ा हुआ। कई बार आपको क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि संधि किसे कहते हैं। तो 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो बदलाव होता है उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। और इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर का जब स्वर के साथ मेल होगा वो कहलाएगी स्वर संधि। जैसे विद्या और इसके साथ मेल करवाया है हमने आल्या का, तो ये बन गया विद्यालय। विद्यालय शब्द जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। इसके पश्चात है व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल, व्यंजन का चाहे स्वर के साथ मेल हो चाहे व्यंजन के साथ मेल हो, वो माना जाएगा किसका उदाहरण, व्यंजन संधि का। बस ये बात ध्यान रखनी है, स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ ही मेल होना चाहिए। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर के साथ भी हो सकता है, व्यंजन के साथ भी हो सकता है। तो उदाहरण देखिए, ये दिक हमारे पास जो है हलंत लगा हुआ है, ये पहचान है कि इसके अंदर स्वर शामिल नहीं है, तो ये रूप बन गया व्यंजन का। अब इसके अंदर हमने जो अगला शब्द जिसके साथ हमने इसका मेल करवाया है वो है अंबर से शुरू हो रहा है। तो अ क्या है, स्वर है। यहाँ पे हम इसका मेल करवा रहे हैं ग के साथ, ये व्यंजन है। तो इसका व्यंजन का मेल स्वर के साथ हो रहा है, दिगंबर। इसके व्यंजन के साथ हो रहा है तो दिग्गज। ये दोनों ही उदाहरण आपको किसके अंतर्गत देने हैं, व्यंजन संधि के अंतर्गत ही देने हैं। अगर आपको परीक्षा में कई बार क्या है, संधि विच्छेद का प्रश्न आ जाता है कि दिगंबर का संधि विच्छेद कीजिए और ये किसका उदाहरण है ये भी बताइए, तो आप इसका संधि विच्छेद करते हुए स्पष्ट करेंगे कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके पश्चात संधि का तीसरा रूप है विसर्ग संधि। विसर्गों का स्वर या व्यंजन के साथ मेल। ये विसर्ग क्या है, जो खड़े बिंदु हैं इनको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो ये इसकी चिन्ह है, इसका पहचान है इसकी। और मनह जमा में ज, बड़ा सरल उदाहरण हमने लेने की कोशिश की है। मनह जमा ज क्या बन जाएगा, मनोज। तो इस प्रकार संधि संबंधी अगर आपको कोई परिभाषिक प्रश्न पूछा जाता है तो केवल इतना याद कर लेने से, समझ लेने से, पढ़ लेने से आपके इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये 10 प्रश्न जो हमने यहाँ पे जिनकी चर्चा की है, ये 10 प्रश्न जो हैं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हमने देखा 2017 से लेके 2020 की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 11वां प्रश्न जो है वो समास से जुड़ा हुआ है। समास की परिभाषा क्या है, जैसे संधि की परिभाषा थी 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदों का मेल जो है वो क्या कहलाता है, वो समास कहलाता है। समास के मुख्य 4 भेद हैं और कुल 6 भेद हैं, तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। अव्ययी भाव समास, जैसे हमने कहा था अव्ययी को अविकारी भी कहा जाता है। तो जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान हो और अविकारी हो, पहला पद प्रधान भी होगा और अविकारी शब्द होगा, उसे कहेंगे हम अव्ययी भाव समास। जैसे इसका एक उदाहरण है यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। आप कोई दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, यथा बल, बल के अनुसार, यथा बुद्धि, बुद्धि के अनुसार, भर पेट, पेट भरकर। तो इस प्रकार ये सारे अविकारी शब्द जब किसी पद के आगे जुड़ते हैं तो ये अविकारी शब्द किसका उदाहरण बन जाते हैं, वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण बन जाते हैं। इसके पश्चात अगला भेद है तत्पुरुष। अब तत् का अर्थ होता है वह या दूसरा, जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो। बस इतनी परिभाषा आपके लिए पर्याप्त है। स्नान के लिए घर,
स्नान घर। तो ये पदों का मेल क्या बन गया? स्नान घर। स्नान के लिए घर, ये किसका उदाहरण है? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तीसरा है द्वंद्व समास। देखिए आप इनकी जो रचना है, जिस शब्द की रचना हुई तो एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, द्वंद्व। तो इस प्रकार जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो वो कहलाता है द्वंद्व समास। तो माता पिता, अब माता पिता में कौन प्रधान है? दोनों ही प्रधान है, माता भी चाहिए और पिता भी चाहिए, तो दोनों का महत्व बराबर है। तो माता और पिता किसका उदाहरण है? वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्विगु, द्विगु शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दो गौएं। जब दो गौओं का समूह होता है तो वो होता है द्विगु। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे कहा जाता है द्विगु समास। इसका उदाहरण क्या लिया है हमने? चौराहा, चार राहों का समूह। अब जो चार शब्द है वो किसका प्रतीक है? संख्यावाचक विशेषण का। तो इसलिए ये किसका उदाहरण माना जाएगा? ये हमारा होगा द्विगु समास का उदाहरण। इसके बाद कर्मधारय समास। जिस समस्त पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, वो होता है कर्मधारय समास। जैसे पीतांबर। अब इसका हम जब समास विग्रह करते हैं, पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, यानी कि पीले जो वस्त्र। अगर मैं वस्त्रों की विशेषता बता रहा हूं तो उसको मैं कहूंगा पीतांबर। अब पीले जो वस्त्र हैं वो किसका प्रतीक हैं? कर्मधारय समास का प्रतीक माने जाएंगे। इसके पश्चात बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान हो। देखिए पहला पद प्रधान है अव्ययीभाव समास, दूसरा पद प्रधान है तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान है द्वंद्व समास। पहला पद संख्यावाचक द्विगु, विशेषण विशेष्य का संबंध आ गया तो कर्मधारय। लेकिन जब किसी तीसरे पद की बात की जाती है, तो अन्य पद की बात की जाती है, तो वहां कहलाता है वो बहुव्रीहि समास। इसमें भी हमने वही उदाहरण लेने की कोशिश की है, ताकि कई बार परीक्षा के अंदर क्या होता है कि आपको पीतांबर शब्द दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो अगर आपने इसका समास विग्रह किया पीले जो वस्त्र, तो आप लिखेंगे कर्मधारय समास। अगर आपने इसका समास विग्रह किया है पीले हैं वस्त्र जिसके, अब पीले वस्त्र कौन पहन रहा है? श्री कृष्ण, उनको पीतांबर कहा जाता है, ये उनका एक पर्यायवाची शब्द है। तो श्री कृष्ण के लिए पीले हैं वस्त्र जिसके, इस समास विग्रह का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए पीतांबर शब्द किसका उदाहरण है? वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी माना जाएगा, अगर आप इसका समास विग्रह इस रूप में करते हैं। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 12 जो है वो वाक्य से संबंधित है। हमने सबसे पहले बात की शब्द की, जो अर्थपूर्ण लघुतम इकाई। अब जो शब्द हैं वही जब सार्थक शब्दों से बनी अर्थपूर्ण इकाई क्या कहलाती है? वो वाक्य कहलाती है। अब शब्द जो हैं रचना के आधार पर इसके तीन भेद हैं। सरल वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, यानी कि एक काम करने वाला और उसके द्वारा एक काम किया जा रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये किसका उदाहरण है? सरल वाक्य का उदाहरण है। अब रचना के आधार पर दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य, जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी योजक से जुड़े हों। जैसे आप चाय लेंगे या कॉफी, तो ये योजक शब्द है यहां पर या। तो जब इस प्रकार का वाक्य आपको मिलता है तो वो किसका उदाहरण है? वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। उसने खाना खाया और सो गया। सरल शब्दों में हम समझें तो जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में किसी योजक से जुड़ गए तो वो किसका उदाहरण है? वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसके पश्चात जो अगला है वो है मिश्रित वाक्य, या जिसको मिश्र वाक्य भी कह देते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित या गौण, वो कहलाता है मिश्रित वाक्य। जैसे पिताजी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, तो ये जो उदाहरण है इसमें एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा क्या है? उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य है, इसलिए ये किसका उदाहरण माना जाएगा? मिश्रित उपवाक्य का उदाहरण माना जाता है। अर्थ के आधार पर शब्द वाक्य के भेद कितने हैं? तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य हैं। विधेय, यानी कि जिसके अंदर कोई सामान्य सूचना दी जाती है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ये विधेयवाचक है। निषेध, निषेध का मतलब होता है मना करना, या जिसके अंदर नहीं का प्रयोग किया जाएगा, जैसे मैं पढ़ नहीं रहा हूं, तो ये निषेधवाचक का है। प्रश्नवाचक, क्या मैं पढ़ रहा हूं, पीछे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिल रहा है। आज्ञावाचक, यानी जिसमें कोई आदेश दिया जाता है, आप पढ़ो,
अध्यापक द्वारा आपको कहा जाता है आप पढ़ो, तो ये आज्ञावाचक है। संकेतवाचक, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो यानी संकेत क्या है कि पढ़ने के ऊपर पास होने की क्रिया है वो निर्धारित है, पास होने का जो फल है वो निर्धारित है, तो ये वाक्य कहलाता है संकेतवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में यानी कि प्रार्थना या शुभकामना इसके अंतर्गत मिलती है, जैसे कि बात की जाती है ईश्वर तुम्हें सफल करे, तो ये इच्छा है। विस्मयादि में किसी प्रकार के हर्ष, शोक, दुख इसका चित्रण किया जाता है, इस भाव को प्रकट किया जाता है, वो वाक्य कहलाता है विस्मयादि बोधक वाक्य, जैसे वाह कितना अच्छा दृश्य। और संदेहवाचक, जिसमें किसी प्रकार की शंका का या किसी प्रकार के संदेह का भाव हो, जैसे शायद आज परीक्षा का परिणाम आ जाएगा, तो संभावना है। तो इस प्रकार ये जो 8 हैं ये वाक्य भेद हैं अर्थ के आधार पर। अब इसमें क्या है, प्रश्न आपको पेपर में जो पूछा जाता है, कई बार आपको उसमें से क्या करेगा, आपको पूछा जाएगा कि एक विधेयवाचक दे दिया, मैं पढ़ रहा हूं या मैं खेल रहा हूं या मैं पढ़ता हूं, तो ये विधेयवाचक है, तो आपको कहेगा कि निषेधवाचक वाक्य बनाइए, तो आपने इसके अंदर नहीं का प्रयोग करना है। प्रश्नवाचक कह दे तो आपने क्या, जो, कब, कैसे, इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। कोई आज्ञावाचक बनाने के लिए आपको कहा जा सकता है। इच्छावाचक वाक्य की आपको पूछ सकता है कि इसका उदाहरण दीजिए, तो इनमें से भी संभावना है कि आपको किसी एक वाक्य के बारे में जो है प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। इसके पश्चात 13वां प्रश्न है हमारा वाच्य। इसका वाच्य का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कहना, जिससे क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वह कर्ता के अनुसार है। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो उस वाच्य को हम कहते हैं कृतवाच्य। जैसे राम पत्र लिखता है, तो ये जो उदाहरण है इसमें क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार है, तो कर्ता के अनुसार होने के कारण ये वाच्य कहलाएगा कृतवाच्य। अब जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार है यानी कि कर्मवाच्य वाक्य, जैसे राम द्वारा पत्र लिखा जाता है या राम द्वारा खीर खाई जाती है, तो यहां पर क्रिया का रूप किसके अनुसार बदल गया है, वो पत्र या खीर के अनुसार बदल गया है, तो इस प्रकार का जो उदाहरण है वो कहलाता है कर्मवाच्य। तीसरा है भाववाच्य। जब क्रिया का रूप ना तो कर्ता के अनुसार है ना ही कर्म के अनुसार है बल्कि भाव के अनुसार है, क्रिया का रूप भाव के अनुसार हो जाए तो उसे कहा जाता है भाववाच्य वाक्य, यानी कि राम द्वारा सोया जाता है। अब इसमें भाववाच्य में वो जो है वाच्य रूपांतरण होता है जो क्रियाएं अकर्मक हैं, जैसे हंसना, उड़ना, बैठना, सोना, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो किससे संबंधित हैं, वो भाववाच्य से संबंधित हैं। पेपर में आपको क्या दिया जाएगा कि एक वाक्य दे दिया आपको कि राम पत्र लिखता है, इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए, तो आपको पता है कि राम पत्र लिखता है तो इसके अंदर कर्म दिया हुआ है, जिसमें कर्म दिया हुआ है उसका मैं वाच्य परिवर्तन करूंगा, कर्मवाच्य में राम द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब अगला प्रश्न दे दिया राम सोता है, तो राम सोता है इस वाक्य के अंदर कोई कर्म दिया ही नहीं है, तो इस प्रकार हम इसका जो वाच्य परिवर्तन करेंगे वो किसमें हो जाएगा, वो भाववाच्य में हो जाएगा, राम द्वारा सोया जाता है। बच्चा हंसता है, बच्चा संज्ञा है या कर्ता है और हंसना क्रिया है, कर्म है ही नहीं, तो इसका वाच्य परिवर्तन भी किसमें होगा, भाववाच्य में होगा, बच्चे द्वारा हंसा जाता है। पक्षी उड़ता है तो पक्षी द्वारा उड़ा जाता है, ये भी भाववाच्य परिवर्तन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है जिसके बारे में हमने चर्चा की, इसके भी आने की संभावना 100% रहती है। तो इस प्रकार हमने व्याकरण के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं उनके बारे में चर्चा की है, ताकि आप इसको बार बार पढ़ें, समझें, सुनें, देखें और अपने विषय अध्यापक, अपने हिंदी अध्यापक की सहायता से इसके बारे में और बेहतर तैयारी कर सकें। अब रह गई बात पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, मुहावरे, उपसर्ग और प्रत्यय। ये चीजें ऐसी हैं जिनका विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसको आपको निरंतर अपने जीवन से, अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ना होता है, जानना होता है। लेकिन इसके बारे में हम आपको सुझाव देंगे कि जैसे हमें उपसर्ग और प्रत्यय की बात आती है, तो जब उपसर्ग और प्रत्यय की बात आती है तो हमारा जो प्रश्न पत्र है वो स्वयं इसका जवाब समेटे हुए है। आपसे पूछा कि उपसर्ग क्या है, तो आपने बताया कि जो शब्द या शब्दांश किसी दूसरे शब्द के आगे जुड़ गए वो उपसर्ग कहलाए, जो पीछे जुड़ गए वो प्रत्यय कहलाए। लेकिन उदाहरण कहां से लें, तो देखिए उपसर्ग अपने आप में उपसर्ग का उदाहरण है। क्यों, उप जमा सर्ग, तो उपसर्ग अपने आप में उपसर्ग का उदाहरण हो गया है।
इसी प्रकार कितने ही शब्द आपको मिल जाएंगे, कितने ही शब्दांश आपको मिल जाएंगे, वो आपके प्रश्न पत्र में से शब्दों से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो उन प्रश्न पत्र के अंतर्गत अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ही शब्दों को आप उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण के रूप में चुन सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारे जो प्रश्न हैं वो हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है जो व्याकरण खंड से संबंधित थे। तो हम चर्चा करेंगे प्रार्थना पत्र के बारे में। तो प्रार्थना पत्र का जो प्रश्न है वो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है और आप उसका हल किस प्रकार से सहजता से लिख सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर पत्र का जो प्रारूप ले रहे हैं वो औपचारिक पत्र का ले रहे हैं, यानी कि जो मुख्याध्यापक, प्राचार्य महोदय, मुख्याध्यापिका या प्राचार्य महोदया के नाम लिखा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको प्रश्न के अंदर ही मिलता है। मान लीजिए आपको प्रश्न पूछा गया कि अपने विद्यालय के मुख्याध्यापक या प्राचार्य महोदय या मुख्याध्यापिका या प्राचार्य महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखते हुए उनसे ये निवेदन किया जाए कि आपके विद्यालय में खेल सामग्री का अभाव है, आपके विद्यालय में स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए, आपके विद्यालय में जो प्रकाश की कक्ष जो हैं उसके अंदर प्रकाश की व्यवस्था की जाए। तो कितनी ही चीजें जो विद्यालय से जुड़ी हुई हैं, जो विद्यार्थियों से जुड़ी हुई हैं, जो विद्यार्थी चाहते हैं कि ये सुविधा उनको दी जाए, या आप कह सकते हैं कि आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया है तो आपको ये स्कूल छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में जाना है, तो आप एसएलसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, या आप उनसे चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो प्रार्थना पत्र का प्रारूप है उसका अगर एक फॉर्मेट, ये प्रारूप आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपको बड़ी सुविधा रहेगी वो पत्र प्रारूप संबंधी जो प्रश्न आपको देना है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए चर्चा कर रहे हैं खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र। तो आपको लिखना क्या है, सेवा में जिस तिथि को परीक्षा हो रही है उसी तिथि का प्रयोग आप कर सकते हैं। मुख्याध्यापक, अगर पेपर के अंदर देखिए जो प्रश्न जिस रूप में पूछा गया ये चीजें आपको वहीं पे मिलेगी। अगर वहां पे प्राचार्य शब्द का प्रयोग है तो आप प्राचार्य लिखेंगे, अगर मुख्याध्यापिका का प्रयोग है तो मुख्याध्यापिका ही लिखेंगे। जिसके नाम वो पत्र लिखा गया है आप उसी संबोधन का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्योंकि विद्यालय का नाम आपको नहीं लिखना है, परीक्षा जो है वो इसमें थोड़ा सा ये रखा जाता है ध्यान कि किसी भी विद्यालय का जो नाम है वो स्पष्ट ना हो, तो आप यहाँ पे उसका एक संकेत प्रयोग करेंगे, क ख ग विद्यालय। शहर जो है च छ ज शहर। अब यहाँ पर विषय का चुनाव जो भी आपने उस प्रश्न पत्र के अंदर आपसे पूछा गया है उसमें से लेना है। जैसे अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखते हुए उनसे खेल सामग्री मंगवाने हेतु निवेदन करें। तो अब यहाँ पर विषय क्या आ जाएगा, खेल सामग्री मंगवाने बारे प्रार्थना पत्र, प्रकाश व्यवस्था करवाने बारे प्रार्थना पत्र, ठीक है, एसएलसी लेने बारे प्रार्थना पत्र। तो किसी भी उप विषय की जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है आपके प्रश्न में, आप उसको यहाँ पर विषय के रूप में लेंगे। अब जो संबोधन है, अगर आपके जो मुख्याध्यापक हैं, यानी कि अगर मुख्याध्यापक और प्राचार्य की बात है तो यहाँ लिखा जाएगा महोदय, अगर मुख्याध्यापिका और प्राचार्य की बात है तो यहाँ पे आपका संबोधन रहेगा महोदय। तो यहाँ पर आप लिखेंगे उपयुक्त विषयांतर्गत आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल सामग्री की आवश्यकता है, कक्ष में प्रकाश की जो है व्यवस्था की जाए, सफाई की व्यवस्था की जाए, स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए। जो भी आपने विषय में लिखा था वो यहाँ पर आ जाएगा। अत्यंत आवश्यकता है ताकि यहाँ पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को सुविधा हो सके। आशा है आप इस विषय पर ध्यान देते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे। सधन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या यरलव। तो इस प्रकार इस फॉर्मेट के माध्यम से आपके जो प्रश्न का जो उत्तर है वो बड़ी सहजता से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें से 6 अंक का जो प्रश्न पूछा गया है वो बिना अशुद्धियों के, क्योंकि आमतौर पे तो उसमें हमें पता नहीं लग पाता कि प्राचार्य का जो संबोधन है वो किस प्रकार लिखा जाए, तो शब्दों में लिखने में भी बच्चे अशुद्धियां करते हैं। तो इस पे मैं इसके बारे में आपको ये सुझाव रहेगा कि जो पेपर आपको दिया गया है, जो आपके पास प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत ये संबोधन दिए हुए हैं, ये आपको इसी में से देखकर बिना अशुद्धि के आप लिखेंगे तो आपके अंक कटने की जो संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इस बारे में विशेष ध्यान रखा जाए।